तो आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस अभी मैं उतने डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड। और डेफर्ड टैक्स के बारे में हम इंडेस 12 में आगे चलकर पढ़ेंगे कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है। लेकिन क्योंकि आपने AS22 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हम समझ लेते हैं बहुत ब्रीफली, आगे चल के मैं इसको आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, इसके पीछे के सारे लॉजिक। अभी आप लॉजिक एक्सपेक्ट मत करना, अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इंडेस 103 में जितना चीजें समझनी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं बताऊंगा, इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट इंडेस है, इंडेस 12 इनकम टैक्सेस। वहां पर हम डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई डेफर्ड टैक्स क्या होता है। डेफर्ड टैक्स का मतलब होता है कि जिस टैक्स को हमने डेफर कर दिया हो, जिस टैक्स को हमने डेफर कर दिया हो उसको हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता देता हूं ताकि आपके छोटा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद में सीधे जो मैं नोट्स में लिखा हुआ है कि इंडेस 103 में डेफर्ड टैक्स का जितना रोल है वो रोल मैं आपको समझा दूंगा। पहले एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इंडेस 103 में डेफर्ड टैक्स का क्या रोल है उससे मैं आपको थोड़ी सी लिंकिंग करा दूंगा, बाकी डिटेल में इंडेस 12 में समझेंगे। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको डेफर्ड टैक्स का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, देन उसके बाद में हम इसका लिंकिंग क्या है इंडेस 103 के साथ में वो हम समझ लेंगे। आइए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा, मैंने आपके साथ में एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कह लो, एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल लिया हमने कि एंटिटी ने एक परचेज की मशीन फॉर रुपीज 1 लाख रुपए की, लेट सपोज मैंने एक मशीनरी परचेज करी। बात समझ में आती है, ठीक है सर। इस पर जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एज पर इंडेस, डेप्रिसिएशन एज पर इंडेस इज इक्वल टू @ 10% पर एनम ऑन एसएलएम बेसिस पर 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हमने क्या बोला, एज पर इंडेस। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, एज पर इंडेस का मतलब क्या हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, वहां इसी तरीके से चलेगा। 10% का एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, 10%, 10%, 10%, मतलब हर साल 10,000, 10,000, 10,000। बात समझ में आती है। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स क्या कहता है, डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 30% ऑन WDV बेसिस। WDV बेसिस पर आपका 30% का डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में लगेगा। यहां तक की बात अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूं। 1 लाख रुपए की मैंने एसेट परचेज करी, एज पर इंडेस क्या कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। एज पर इंडेस का मतलब हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट, 10% का पर एनम डेप्रिसिएशन लगेगा एसएलएम बेसिस पे। और इनकम टैक्स कहता है भाई साहब मेरी नजर में इस 1 लाख पर मैं 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता हूं, जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस 1 के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और जो आपका शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो वो सारी चीजें मैं इनकम टैक्स के लॉ को ध्यान में रखकर बनाता हूं या फिर कंपनीज एक्ट और इंडेस को ध्यान में रखकर बनाता हूं? सर डेफिनेटली इनकम टैक्स को ध्यान में रखकर क्यों बनाएंगे?
वो तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनना है ना, वो तो हमारा इंड एज के हिसाब से बनेगा या शेड्यूल 3 की फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा। इनकम टैक्स वालों को हमारे उस बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब भी नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं पता शेड्यूल 3 क्या होता है, इंड एज क्या होता है, इंड एज 16 में क्या लिखा है, इंड एज 16 में डेप्रिसिएशन का क्या रेट लिखा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे मर्जी बनाते रहो, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे बनाते हो वैसे बनाते रहो, ठीक है। एक हो गया इनकम टैक्स वाला बंदा। चलो मैं समझाता हूं यहां पे। एक हो गया आपका एक तरह से इंड एज वाले लोग, और एक हो गए यहां पे इनकम टैक्स वाले लोग, इनकम टैक्स एक्ट वाले लोग, ठीक है। अब देखो जो हमारा बैलेंस शीट बनती है, जो आपका पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें जो बनती हैं आपकी नोट्स, ये सारी चीजें बनती हैं एज पर इंड एज। इनकम टैक्स एक्ट को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। वो ये कहते हैं हम तो अपनी डेढ़ ईंट की चुनेंगे। डेढ़ ईंट की चुनना मतलब अपनी चलाना हर चीज में, ठीक है, कुछ नया अजीब सा करना। तो इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं हम तो अपनी चलाएंगे, हमारे हिसाब से जो होता है वो करेंगे हम। जब आपसे टैक्स लेने की बात आएगी, आप जो मर्जी जैसे मर्जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते रहो, उसमें जो मर्जी प्रॉफिट दिखा लो। आप कह लो 100 करोड़ प्रॉफिट है, तो हो सकता है हम अपनी नजर से देखें तो वो 100 करोड़ ना होकर आपका 200 करोड़ प्रॉफिट हो, या फिर हम अपनी नजर से देखें तो वो 100 करोड़ प्रॉफिट ना होकर आपका 50 करोड़ ही हो। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो मर्जी प्रॉफिट दिखाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना है, उस पर बस आपसे टैक्स ले लेंगे। मतलब उन्हें बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उन्हें बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेट से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इंड एज के रूल्स क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो ये कहते हैं भाई साहब आपने जो कमाया, हमारी नजर में जो कमाया, उस पर हम आपसे 30% का टैक्स ले लेंगे। वो तो ये कहते हैं कि आपका प्रॉफिट एज पर आईटी एक्ट, उस पर 30% का आपसे टैक्स ले लेंगे। आपका टैक्स कितना होगा, हमारी नजर में जो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 30%, वो आप हमें टैक्स दे दो, दैट्स इट। बस वो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलते हैं, उन्हें ज्यादा कोई झमेले वाली बातें समझ में आती नहीं है। ये सब तो झमेले वाली बातें इंडेस वाले लोग करते हैं कि जी ये ऐसे करेंगे और ये रिवैल्यूएशन कर देंगे और ये तो डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगा और ये तो ऐसा हो गया तो वैसे हो गया। उनकी नजर में सिंपल चीजें चलती हैं। चलिए अब देखिए इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं आप जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाओगे ना, बस उसमें हम देख लेंगे हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। चलिए मैं आपको एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बना के दिखाता हूं। मैं आपको एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बना के दिखाता हूं एज पर इंड एज। चलिए सर ये एक बैलेंस शीट है, ये किसी भी डेट पे मान लो एज ऑन 31 मार्च 2025, 26, 27 जो मानना हो आप, ठीक है, मैं डेट वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, यहां पर मान लो कैपिटल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहां पर मेन मैंने एक लिया पीपी, ठीक है। मैंने कहा पीपी मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किया और इस पर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से फर्स्ट ईयर एंड लिख देते हैं यहां पे, है ना, फर्स्ट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगा मेरा 10,000 रुपए का, तो ये 90,000 रुपए की वैल्यू यहां पर आ गई। सर इस 90,000 को मैं क्या कहता हूं, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट कहता हूं। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से तो यही होना था ना, 1 लाख रुपए की मशीन परचेज करी थी, 10% का एसएलएम के हिसाब से, इंडेस के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनता है, तो 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया और फर्स्ट ईयर एंड में मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया पीपी का, 90,000 रुपए। सर यहां पर एक मैं पीएल ले लेता हूं, यहां पर एक पीएल ले लेता हूं फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का पीएल ले लेते हैं। यहां पे मान लो सेल रही होगी मेरी कुछ 1 लाख रुपए की सेल थी मान लो, ठीक है, मान लो और कोई खर्चा नहीं है दुनिया में, सिर्फ डेप्रिसिएशन के नाम का ही एक खर्चा था 10,000 रुपए। भाई ये 10,000 का डेप्रिसिएशन जो लगाया, ये 10,000 का डेप्रिसिएशन पीएल में भी तो जाएगा ना, ठीक है, तभी तो यहां पर 90,000 बचा। समझ में आ रही है, मैं जनरल एंट्री पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जनरल एंट्री आप ओरली ले सकते हो, ओरली मैं बता देता हूं आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, ठीक है। जब ये एंट्री करी तो 1 लाख वाली एसेट जो परचेज करी थी वो अब 90,000 की रह गई। बात समझ में आती है, 1 लाख वाली एसेट 90,000 रुपए की रह गई। बिल्कुल समझता जाना, अभी मैं बिल्कुल कंक्लूड कर दूंगा सारी चीजें। 1 लाख वाली एसेट आपकी 90,000 की रह गई और ये 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है, इसकी एंट्री क्या पास करी होगी मैंने, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पीएल के अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन आ गया यहां पे डेबिट में,
ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। चलो सभी लिख देता हूं ना मैं, डाउट ना रहे आपको बिल्कुल भी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, तो डेबिट में आपका पीएल आ गया। सर नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? 90,000 रुपए। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट भी 90,000 आ रहा है और ये भी 90,000 आ रहा है, तो इसको ना वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं ताकि वो डुप्लीकेसी ना हो वैल्यूज की, वैल्यूज की डुप्लीकेसी ना हो। इसके लिए मैं इस वैल्यू को क्या करता हूं, इस वैल्यू को 50,000 बना लेते हैं। सेल हमारी 50,000 रही। ठीक है सर, तो ये कितना आ गया सर आपका? 40,000। 40,000 रुपए का क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। चलिए सर, अब मेरी नजर में इनकम टैक्स का रेट जो है वो 30% का है मान लो, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि भाई साहब इसमें से टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है मुझे कितना? इसमें से मुझे इनकम टैक्स पे करना है 40,000 का 30%, 40K मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना हो गया आपका? 12,000। 12,000 रुपए का इनकम टैक्स मुझे पे करना है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 40 माइनस 12, 28,000 रुपए। ठीक है, 40 माइनस 12, 28,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब मैं इनकम टैक्स के पास गया, इनकम टैक्स वालों को कहा कि भाई साहब 12,000 रुपए मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनती है और 12,000 रुपए आप मुझसे टैक्स ले लो। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ 12,000 की टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनती है। तो मैंने उनको यही वाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा दिया, मैंने कहा देखो जी देखो, 1 लाख रुपए की पीपी परचेज करके लेके आया था और इंडेस के हिसाब से इस पे 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया मैंने। पीपी का कैरिंग अमाउंट रह गया मेरा 90,000 का और 10,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने पीएल में चार्ज किया। 50,000 रुपए की मेरी सेल हुई थी, 10,000 रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा, तो मेरा नेट प्रॉफिट आया 40,000, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 40,000। 40,000 पर आप 30% टैक्स लोगे मुझसे, वो 12,000 आ गया टैक्स, और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा 28,000 हो गया। ये लो पकड़ो 12,000 रुपए का इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑफिसर को मैं हाथ में कितने पैसे पकड़ा रहा हूं? 12,000। उसने मेरी पूरी बात समझी और उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा जरा दिखाओ अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैं भी तो देखूं मेरी नजर में तुम्हारा कितना प्रॉफिट है। तो अब देखिए, उसने मुझे अपनी नजर से प्रॉफिट बताया। उसने कहा आपका जो पीएल है, वो कैसा दिखना चाहिए? पीएल, अच्छा पीएल मैं फिर इधर ही बनाऊं ना, पीएल। इनकम टैक्स ने कहा कि देखो आप जो सेल दिखा रहा हो ना 50,000 रुपए, वो तो ठीक है, लेकिन जो आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो 10,000 रुपए, वो डेप्रिसिएशन 10,000 नहीं है। मेरी नजर में तो क्या है? मेरी नजर में तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा 30% ऑन WDV बेसिस, मतलब जो आपका WDV होगी, क्योंकि पहले साल में तो जो परचेज अमाउंट है वही WDV एक तरह से, 1 लाख का 30%। इनकम टैक्स ने कहा भाई साहब मैं तो आपको डिडक्शन दूंगा, मैं तो, मेरी नजर में आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का 30%, मतलब 30,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरे अरे ऐसा थोड़ी होता है, हमारे इंडेस में तो लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा, आप 30,000 का क्यों दे रहे हो? कह रहा मुझे मतलब नहीं है आपके इंडेस में क्या लिखा है, मुझे इंडेस की स्पेलिंग नहीं पता, आप कह रहे हो डेप्रिसिएशन के बारे में आप मुझसे बात कर रहे हो। ये कौन कह रहा है? इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा मुझे मतलब नहीं है आपका इंडेस क्या कहता है, मेरी नजर में आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा है 30,000 रुपए और 50,000 रुपए की आपकी सेल, खर्चा 30,000, 50,000 की इनकम, खर्चा 30,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया आपका? 20,000 रुपए मेरी नजर में। तो आपने मेरी नजर में इस साल 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, आपने मेरी नजर में इस साल 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इसमें से आपको टैक्स देना बनता है, इसमें से आपका टैक्स बनता है 20,000 का 30%। भाई 20,000 का 30% आपका टैक्स बनता है, मतलब 6,000 रुपए। आपका टैक्स कितना बनता है? 6,000 रुपए। और आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा मेरी नजर में? 14,000 रुपए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कोई खास लॉजिक है नहीं, आप सिर्फ इतना समझो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 20,000 था और इनकम टैक्स की नजर में 6,000 रुपए का आपका 6,000 रुपए का आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रही है।
अब मैं उसको बिल्कुल लाख समझा रहा हूं कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये क्या बना दिया तुमने, और मैं तो बैलेंस शीट वैसे बनाता हूं और तुम तो मुझसे ऐसे बनवा रहे हो बैलेंस शीट, और मुझे तो इंडेज भी फॉलो करने होते हैं, मुझे तो बैलेंस शीट इस तरीके से, प्रॉफिट लॉस इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है, और तुम तो ऐसे बनवा रहे हो। और फिर उसने कहा अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, आपकी बैलेंस शीट कुछ कैसी दिखेगी, आपकी अब बैलेंस शीट कुछ कैसी दिखेगी। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझे मेरी बैलेंस शीट भी बना के दिखाई, हैंड टू हैंड उसने मुझे बैलेंस शीट भी बनाकर दिखाई। उसने कहा आपकी जो पीपी दिखेगी ना वो 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 30,000, तो आपकी जो पीपी दिखेगी वो दिखेगी 70,000 रुपए की, 70,000 रुपए की। सर अब ये 70,000 क्या है, ये 70,000 है टैक्स बेस, मतलब मेरी असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू इन द आई ऑफ इनकम टैक्स कितनी है, विच मींस टैक्स बेस। और मेरी असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू मेरी नजर में, मतलब इन डेज की नजर में कितना है, दैट मींस कैरिंग अमाउंट। आपको दो वर्ड समझ में आए कि कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं और टैक्स बेस किसको कहते हैं। कि अगर मेरी नजर में, मतलब आपका इन डेज की नजर में मेरी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू एज ऑन द बैलेंस शीट डेट कितनी है, वो उसको क्या कहते हैं, कैरिंग अमाउंट। और इनकम टैक्स की नजर में मेरी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स बेस। भाई जब इनकम टैक्स ने कहा आपको इस 1 लाख पर 30,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, तो इनकम टैक्स की नजर में अगर इनकम टैक्स ऑफिसर मेरी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट ऐसे बनाता है, ठीक है, तो वो मेरी असेट की वैल्यू कितनी दिखाएगा, सर वो दिखाएगा आपकी 70,000 रुपए, क्योंकि वो तो कहेगा भाई 1 लाख में से 30,000 का डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, अब मैं फ्यूचर में सिर्फ 70,000 रुपए तक का डेप्रिसिएशन ही और अलाउ करूंगा। बात समझ में आती है। आपने अपनी नजर में 10,000 ले रखा, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरी नजर में तो आपकी आज फर्स्ट ईयर एंड पर पीपीई की वैल्यू 70,000 है, इट मींस टैक्स बेस। 70,000 क्या है मेरा, टैक्स बेस। अच्छा, यहां तक की बात समझ में आती है। चलिए अगला पॉइंट आप समझो कि मुझे टैक्स देना किस हिसाब से होता है, जो मेरे हिसाब से बन रहा है, मतलब इन डेज के हिसाब से बन रहा है, क्या उतना टैक्स पे करना होता है, या फिर जो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बनेगा उतना टैक्स पे करना होता है। सर डेफिनेटली हमने आईटीआर्स फाइल करी है बड़ी सारी अपने ऑफिस में, तो वहां पर जो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बनता है उतना टैक्स पे करना होता है। बात समझ में आती है। तो सर अब ये दुविधा नहीं बन गई, क्या ये दुविधा बन गई कि अब इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें, कि क्या अब क्या करें, 12,000 हम देना चाह रहे हैं टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है नहीं मैं तो 6,000 लूंगा, तो बाकी के 6,000 का क्या करें सर, ये क्या है, बाकी का बचा हुआ 6,000 क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। मैं कह रहा हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर से ही कह रहा हूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर जी मेरा तो मेरे हिसाब से 12,000 टैक्स बनता है सर, 40,000 कमाया उस पर 30% 12,000 रुपए टैक्स बनता है, 12,000 लो। उसने कहा 12,000 नहीं लूंगा, उसने हाथ पीछे कर लिया, कहता है 12,000 नहीं बनता तुम्हारा टैक्स, 6,000 बनता है। मैंने कहा नहीं मेरे हिसाब से 12,000 बन रहा है सर, कहता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो 6,000 बन रहा है। वो कहता है कि तुमने ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने दिखा रखा है ना 12,000 रुपए, ये 12,000 का टैक्स प्रोविजन मत बनाओ, 6,000 का टैक्स प्रोविजन बनाओ, ये सही है। तुम क्या 12,000 दिखा रहे हो, बेवकूफों वाली बात, 12,000 कहां से बन गया, 6,000 बनता है। मैं उसको समझाते समझाते पागल कि भाई 12,000 बन रहा है, 40,000 कमाया उस पर 30% 12,000 टैक्स बनता है। वो कहता है तुम इधर देखो ना, मेरे हिसाब से तो 30,000 का डेप्रिसिएशन है, तुम्हारा 20,000 का प्रॉफिट बनता है, उस पर 30% लगाओगे तो 6,000 आ रहा है। तुम ये क्या जो है वो बेवकूफी कर रहे हो, 12,000 का टैक्स दे रहे हो, 40,000 का प्रॉफिट दिखा के 12,000 का टैक्स दे रहे हो, 6,000 का प्रोविजन दिखाओ। इनकम टैक्स ऑफिसर मुझसे इस बात पर लड़ रहा है। अब मेरा दिमाग खराब कि मैं क्या करूं। अच्छा चलो, इनकी लड़ाई अभी हो रही है, अभी उसके बीच में मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस 12,000 रुपए की मैंने जनरल एंट्री क्या बनाई होगी, जरा बताना जरा। सर इसकी जनरल एंट्री आपने बनाई होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 टू करंट टैक्स लाइबिलिटी 12,000, यही एंट्री बनाई होगी। और करंट टैक्स लाइबिलिटी यहां पर, करंट टैक्स लाइबिलिटी यहां पर 12,000 रुपए की लाइबिलिटी में चली गई होगी, और यहां से प्रॉफिट लॉस में से डेबिट होकर टू इनकम टैक्स लाइबिलिटी यहां आ गया, यही एंट्री करी होगी। मैं बिल्कुल जर्नल एंट्री आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि सर पीएल में, पीएल के थ्रू अगर हम 12,000 रुपए का टैक्स देना है, भाई 40,000 का प्रॉफिट घटकर 28,000 हुआ, तो प्रॉफिट घटा इसका मतलब पीएल डेबिट हुआ होगा, तो पीएल डेबिट करा टू करंट टैक्स लाइबिलिटी 12,000, ठीक है 12,000, ठीक है। ये एंट्री मैंने कर
करंट टैक्स लायबिलिटी बना लिया होगा और ये करंट टैक्स लायबिलिटी यहां पर मेरा आ गया होगा बैलेंस शीट में मेरी। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। अब इनकम टैक्स ये कह रहा है कि भाई साहब ये गलत है, मेरी नजर में ये गलत है। तुम एक काम करो, पीएल डेबिट करो 6,000 रुपए से और टू करंट टैक्स लायबिलिटी 6,000 ये करो। मैंने कहा साहब ये तो मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई साहब ये तो आपका टैक्स का खर्चा इस साल का 12,000 है, इस साल की कमाई का टैक्स का खर्चा आपका 12,000 है, आप 6,000 कैसे बुक कर रहे हो? मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा कि मेरे हिसाब से तो मेरी इनकम पर 12,000 का टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, मेरा जो है टैक्स का खर्चा बिगड़ जाएगा। इनकम टैक्स को मैं ये कह रहा हूं, इनकम टैक्स कह रहा है नहीं भाई साहब 6,000 रुपए का आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सीटीएल 6,000 रुपए करो। ये बहस चल ही रही थी, हमने इसका एक बीच का सॉल्यूशन निकाल लिया। हमने इसका एक बीच का सॉल्यूशन निकाला कि भाई तुम 6,000 कह रहे हो, मैं 12,000 का करंट टैक्स का खर्चा कह रहा हूं, तो इसके बीच का सॉल्यूशन हमने एक निकाला। वो बीच का सॉल्यूशन समझते हैं क्या? तो फिर इनकम टैक्स ने मुझे ये बोला कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो रहा हूं कि 6,000 रुपए का टैक्स ले रहा हूं। मैं आज तुमसे 6,000 का टैक्स ले रहा हूं, मैं आगे चल के ज्यादा टैक्स लूंगा और तुम्हारा टैक्स कम बन रहा होगा, तुम्हारे पीएल के हिसाब से टैक्स कम बन रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा टैक्स ले रहा हूंगा। ऐसी सिचुएशन भी आएगी, ऐसी सिचुएशन भी आएगी आपके साथ में। ये सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मुझे तो लग रहा था कि आप जो है कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रिलैक्सेशन कर रहे हो कि मैं 12,000 टैक्स देना चाह रहा हूं, आप मुझसे 6,000 रुपए टैक्स ले रहे हो सिर्फ। कहता नहीं नहीं, इस गलत फहमी मत रहना कि मैं तुमसे 6,000 का टैक्स ले रहा हूं सिर्फ और मैं तुम्हें 6,000 का टैक्स माफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 6,000 का टैक्स तुम्हें अभी नहीं देना पड़ रहा ना, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में तुम्हें आगे देना पड़ेगा, ये फ्यूचर में तुम्हें आगे देना पड़ेगा। फिर मैंने कंपनी से पूछा, फिर मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर से पूछा भाई आगे कैसे देना पड़ेगा? उसने कहा ये वाली बात इंडेज 12 में समझेंगे। ठीक है, वो आपका डिटेल सारी इंडेज 12 में समझेंगे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कहा कि चलो एक काम करो, इसका बीच का रास्ता निकालते हैं, ना तुम्हारी ना हमारी। तुम कह रहे हो 12,000 की करंट टैक्स लायबिलिटी और पीएल डेबिट 12,000 से, मैं ये कह रहा हूं पीएल डेबिट 6,000 से करो और करंट टैक्स लायबिलिटी 6,000 दिखाओ। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कहना चाह रहा है, अपनी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो बनाया है उसमें वो कहना चाह रहा है कि पीएल डेबिट करो 6,000 से टू करंट टैक्स लायबिलिटी 6,000, क्योंकि तुम्हारा टैक्स इस बार 6,000 बन रहा है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने और कंपनी ने बैठकर एक बीच का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा पीएल 12,000 से डेबिट होना चाहिए, टैक्स का खर्चा 12,000 आना चाहिए। मैंने कहा हाँ 12,000 आना चाहिए। उसने कहा एंट्री डाल पीएल डेबिट 12,000। ठीक है, इनकम टैक्स ने कहा ये एंट्री डाल। मैंने कहा पीएल डेबिट 12,000 डाल दी। अब उसने कहा तुम्हारा पीएल में खर्चा 12,000 का आ गया, पीएल डेबिट 12,000 से हो गया, खर्चा 12,000 से हो गया। मैंने कहा हो गया। उसने कहा देख मुझे मैं कितने मांग रहा हूं अभी तुमसे 6,000। उसने कहा एक काम करो सीटीएल करंट टैक्स लायबिलिटी दिखाओ 6,000 रुपए की। मैंने कहा ठीक है 6,000 रुपए की सीटीएल दिखा दी, करंट टैक्स लायबिलिटी 6,000 रुपए की दिखा दी मैंने अपनी बुक्स में। ठीक है, 12,000 रुपए का खर्चा दिखाया, 12,000 रुपए से पीएल डेबिट किया। ठीक है, खर्चा 12,000 का हो गया टैक्स का। तो मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इनकम टैक्स ने कहा भाई साहब करंट टैक्स लायबिलिटी जो तुम्हें अभी मुझे टैक्स देना है ना वो सिर्फ 6,000 ही देना है इस साल का टैक्स, तो करंट टैक्स लायबिलिटी 6,000 दिखाओ। मैंने कहा भाई साहब दिखा दी, 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। कह रहा है ये 6,000 रुपए मैंने कहा तो ये माफ थोड़ी करूंगा, मैं आगे चल के लूंगा, इसका मतलब ये वाली टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी डेफर हो गई, तो ये डेफर टैक्स लायबिलिटी तुम दिखा लो टू DTL 6,000 रुपए। आपको दिख भी रहा है नहीं? ओहो DTL ये मैंने 6,000 लिखा है बस, और कुछ नहीं है। मैं इधर से शिफ्ट कर देता हूं उसको, मैंने ये एंट्री लिखी है, इधर से इधर शिफ्ट कर देता हूं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब दिख रहा है नहीं? तो मैंने क्या करा, मैंने बुक्स में एंट्री डाली पीएल डेबिट 12,000 ताकि मेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट ओके हो गया। इनकम टैक्स ने कहा ओके, और मैं तुमसे कितने पैसे मांग रहा हूं 6,000। उसने कहा करंट टैक्स लायबिलिटी अभी इस साल की टैक्स लायबिलिटी कितनी दिखाओ 6,000। ठीक है, उसने कहा 6,000 रुपए में तुम्हें माफ थोड़ी कर रहा हूं, ये खर्चा तो है तुम्हारा, ये खर्चा है। पीएल डेबिट 12,000 बिल्कुल ठीक हुआ है, टैक्स का खर्चा 12,000 है जिसमें से अभी 6,000 देना है और 6,000 बाद में कभी देना है। ठीक है, 6,000 बाद में कभी देना है, कब देना है वो इंडेज 12 में देखेंगे, कब कैसे कैसे स्क्वायर अप होती है सारी चीजें। ठीक है, तो इनकम टैक्स ने कहा भाई साहब डेफर टैक्स लायबिलिटी आप दिखा लो अपनी 6,000, मतलब जो टैक्स लायबिलिटी आपकी डेफर हो गई, जो अभी इस साल नहीं देनी,
इस साल की कमाई का टैक्स इस साल नहीं देना, आपको आगे देना है। ये आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखा लो टू डीटीएल। बात समझ में आती है? इनकम टैक्स ऑफिसर ने और कंपनी ने मिलकर उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया। बात समझ में आती है? तो सर अब इससे कॉन्सेप्ट क्या बना, अब इसका इंड एस 103 के साथ में क्या लिंकिंग है वो आप हमें बता दो। दो चीजें, एक तो कॉन्सेप्ट को समराइज कर दो सर आप, और इंड एस 103 के साथ में क्या लिंकिंग है वो बता दो, क्योंकि अभी तक मैंने इंड एस 103 का वर्ड यूज नहीं किया था इसमें, मैंने बाकी सारी बातें करी। 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्वायरर, एक्वायरी, एक्विजिशन, ये सब चीजों के बारे में मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो अब उसकी बात समझते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको समराइज करते हैं और 103 के साथ में लिंक समझते हैं। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट क्या बना सर? कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट वही बना जो मैंने आपका नोट्स में लिखा हुआ था, जो मैंने आपका नोट्स में लिखा था। सर क्या लिखा था मैंने? कॉन्सेप्ट नोट्स में क्या लिखा था आपका? कॉन्सेप्ट नोट्स में मैंने ये लिखा है कि भाई अगर फेयर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है, तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस होगा उस पर आप डीटीएल बना लो, वाइसा वर्सा डेफर्ड टैक्स असेट बना लोगे। अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो इन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लो, वाइसा वर्सा डेफर्ड टैक्स असेट बना लो। मतलब अगर कैरिंग अमाउंट आपका कम है और टैक्स बेस ज्यादा है, ठीक है, टैक्स बेस बड़ा है और कैरिंग अमाउंट कम है, तो डेफर्ड टैक्स असेट बना लेंगे। बात समझ में आती है? अब देखिए, मैं इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक तो लॉजिकली दिखाया कि 6000 का डेफर्ड टैक्स कैसे बना। अब मैं आपको इस जो मैंने केस लिखा है यहां पे नोट्स में, जो 103 के हिसाब से मैंने आपका लिखा है, कंक्लूड करके इसमें फिट बैठाकर दिखाता हूं। मैं आपको इसमें फिट बैठाकर दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। तो देखिए, अब यहां पे मैंने आपसे कहा, पेन चेंज कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है। सर कैरिंग अमाउंट है मेरा 90,000। कैरिंग अमाउंट का मतलब मैंने आपको बताया कि मेरी नजर में इंड एस के हिसाब से असेट की वैल्यू कितनी दिख रही है एज ऑन द ईयर एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो आपका 90,000 हो गया। मतलब असेट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है, दैट्स इट, वो दिख रही है 90,000 रुपए। और सर टैक्स बेस कितना है टीबी? सर 70,000, क्योंकि इनकम टैक्स ने तो क्या करा, इनकम टैक्स ने कहा भाई साहब 1 लाख पर 30,000 का डेप्रिसिएशन दूंगा पहले साल, और इसने कहा भाई साहब 1 लाख पर पहले साल डेप्रिसिएशन मिलेगा सिर्फ 10,000 रुपए। तो इसके हिसाब से तो 90,000 आया और आपका 70,000 आया टैक्स बेस। सर इसके डिफरेंस को कहते क्या है? क्या डिफरेंस बोल दें? इसके डिफरेंस को बोलते हैं आप टेम्पोरेरी डिफरेंस। सर टेम्पोरेरी डिफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिफरेंस आगे चल के ना खत्म हो जाएगा, टेम्पोरेरी बेसिस का होता है। सर फिर भी क्यों बोलते हैं? इंड एस 12 में समझेंगे। तो टेम्पोरेरी डिफरेंस आया आपका 20,000 रुपए। इस 20,000 पर क्या बनेगा? इस 20,000 पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी एट द रेट 30%। क्यों? क्योंकि सर कैरिंग अमाउंट बड़ा था और टैक्स बेस छोटा था। यही तो मैंने आपको नोट्स में दिखाया कि अगर असेट का कैरिंग अमाउंट बड़ा होता है और टैक्स बेस छोटा होता है, तो इस 20,000 पर 30% 6,000 रुपए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप बना दोगे। लॉजिकली मैंने पूरा ऊपर आपको कहानियां सुनाकर भी तो यही बताया था आपको कि 12,000 रुपए का टैक्स का खर्चा मेरे हिसाब से, और उसमें से करंट टैक्स मांग रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर सिर्फ 6,000, लेकिन मेरा खर्चा तो टैक्स का 12,000 है ना, तो वो 6,000 का बाकी का क्या होगा? माफ हो गया क्या? माफ नहीं हुआ, आगे चल के देना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो उसको डेफर कर दिया गया, उसको टाल दिया गया, डेफर कर दिया गया, उस टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर दिया गया, 6,000 की टैक्स लायबिलिटी को डेफर कर दिया गया। तो वो क्या बन गई? डेफर टैक्स लायबिलिटी। बात समझ में आती है? अब इसका तरीका क्या है, किस तरीके से करा, ये मैंने आपको एक टोटका बता दिया, ठीक है? लॉजिक ऊपर है, ये टोटका है। सिंपल भाषा में अगर बात करें कि भैया कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो उसका जो डिफरेंस होगा उस पर क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। उस पर 30% या टैक्स रेट जो भी हो, लेट सपोज मैंने 30% लिया है, क्वेश्चन में जो टैक्स रेट दे रखा हो वो आपको लेना है, ठीक है? आपको अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना कि सर इनकम टैक्स में तो ये इतना रेट है, सेस तो सर लगाया नहीं, सर एज्यूम कर लेंगे 4% सेस।
कुछ नहीं आपको करना। सर कैपिटल गेन है, ये तो असेट बेची है तो इस पर तो इतना आना चाहिए, इस पर तो टैक्स रेट कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये तो 20% है सर, ये शॉर्ट टर्म थी या लॉन्ग टर्म थी। इनकम टैक्स वाला दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है, उसको साइड रख दो बिल्कुल। इनकम टैक्स के पेपर में ही लगाना है। यहां तो जो आपको दे रखा हो ना टैक्स रिलेटेड, मान के चलना वही सही है। अपने दिमाग की बिल्कुल दरवाजे गेट बंद कर लो, सब जो दे रखा हो उसके हिसाब से करना है। अपना दिमाग चलाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से प्री वार्निंग है, अभी जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग ताकि उस तरीके से ना चले, ठीक है। तो आपने यहां पर बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही होगी, सर 30% पे सेस भी तो लगाओ 4%, तो भाई नहीं है, सेस पैस कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता सेस, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कोई सेस नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। चलिए सर, तो 6,000 रुपए का डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। अच्छा, मैंने कहा वाइसा वर्सा केस में डेफर टैक्स असेट बनता। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कैरिंग अमाउंट आपका कितना है, 90,000 है। कैरिंग अमाउंट को फिर थोड़ा सा कम करें ना, कैरिंग अमाउंट मान लो अगर मैं कहूं आपसे 70,000 है, बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका, मतलब पलट देता हूं मैं बिल्कुल। कैरिंग अमाउंट 70,000 होता और टैक्स बेस होता 90,000, तो भी आपका टेम्परेरी डिफरेंस टीडी कितना आता, 20,000 रुपए। इस टेम्परेरी डिफरेंस पर आप लगाते 30%, तो वो क्या बनता, DTA एट द रेट 30%, 6,000। मतलब देखो फर्क क्या पड़ रहा है, सर वैल्यू सेम है, टेम्परेरी डिफरेंस भी आपका सेम ही आ रहा है 20,000, लेकिन इस 20,000 पर जो 30% होगा वो होगा DTA डेफर्ड टैक्स एसेट। और अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस कम है तो आपका जो टेम्परेरी डिफरेंस पर 30% टैक्स आएगा, वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा, ना कि एसेट। सर नीचे वाले का आपने टोटका तो बता दिया, अब इसको लॉजिकली भी तो बता दो, तभी तो बात समझ में आएगी। जैसे आपने ऊपर वाले को लॉजिकली बताया फिर टोटके से बताया, ऐसे इसको भी आपने टोटके से तो बता दिया डेफर्ड टैक्स एसेट बनती है। अब लॉजिकली बताओ, चलो आओ इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं। अब मैं फिगर्स कैसे ड्राफ्ट करूं, मैं बिल्कुल रेप्लिका ले लेता हूं। एग्जाम्पल, मैंने कहा एक असेट परचेज है, परचेज असेट 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की असेट परचेज करी, और डेप्रिसिएशन इंडेस वगैरह ना लिख के मैं बुक्स लिख सकता हूं कि बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 30% है। बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना है सर, 30% है। और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 10% है इस बार। बिल्कुल पलट दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल पलट दिया, ठीक है। तो अब देखो इनकम टैक्स, अब मैं बुक्स के हिसाब से जब पीएल बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, और इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट पीएल बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। सर बैलेंस शीट अगर बनाए बुक्स के हिसाब से तो मेरा पीपी कैसे दिखेगा, सर बुक्स के हिसाब से पीपी दिखेगा 1,00,000 माइनस डेप्रिसिएशन 30,000। इस बार बुक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा ले रहा हूं तो सर 70,000 रुपए आ गया डिफरेंस, मतलब माइनस करके डेप्रिसिएशन, तो इसको तो सर हम क्या कहते हैं, कैरिंग अमाउंट। ये किसके हिसाब से है, ये आपका है बुक्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। इनकम टैक्स ऑफिसर का भी वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगी, उसको देखेंगे नीचे। सर पीएल बना लो, मान लो मैं पीएल में कहूं सेल, अच्छा सेल वगैरह सब वही ले लेते हैं हमें ना, 50,000। डेप्रिसिएशन का खर्चा मैं कहूंगा भाई मेरा 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा है, और प्रॉफिट जो है वो मेरा आ गया 20,000 रुपए, प्रॉफिट आ गया मेरा 20,000 रुपए। और इस प्रॉफिट पर मैंने एक टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स 30% के हिसाब से 6,000, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा आ गया 14,000 रुपए। इसका कोई खास रोल होता नहीं है, लेकिन मैंने पूरा आपको इनकम स्टेटमेंट सा बनाकर दिखा दिया, ठीक है। मेन पर्पस है हमारा प्रॉफिट और टैक्स कितना कितना बन रहा है। चलिए सर इसकी एंट्री भी आप डाल दो हैंड टू हैंड। मैंने एंट्री डाल दी होगी भाई कि मेरा 20,000 का खर्चा, सॉरी मेरा 20,000 का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पर मेरा जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है, पीएल डेबिट 6,000 टू करंट टैक्स लाइबिलिटी 6,000, ये टैक्स मेरा बनता है।
अब मैं गया इनकम टैक्स के पास टैक्स देने, देखो बिल्कुल स्टोरी एकदम रेप्लिका में बनाकर चलूंगा, बिल्कुल सेम सेम स्टोरी। इनकम टैक्स के पास गया, इनकम टैक्स से कहा, मैंने कहा इनकम टैक्स ऑफिसर हमारी 50,000 की ना सेल थी, हमारा डेप्रिसिएशन ना 30,000 का लगा, क्योंकि 30% हम डेप्रिसिएशन लेते हैं इंडेस के हिसाब से, तो हमारा ना प्रॉफिट 20,000 आ गया। आप लोग 30% प्रॉफिट पे टैक्स लेते हो ना, तो 20,000 के प्रॉफिट पर 30% के हिसाब से 6,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। और देखो हमने तो 30,000 का टैक्स का खर्चा भी बुक कर दिया, पीएल डेबिट कर दिया 6,000, और आपके नाम की करंट टैक्स लायबिलिटी दिखा भी ली बैलेंस शीट में अपने 6,000 रुपए, करंट टैक्स लायबिलिटी 6,000 रुपए बैलेंस शीट में दिखा भी ली। और ये लो सर 6,000 रुपए आप हमारे कबूल करो, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा है कैसे 6,000 रुपए, मैंने कहा देखो मैंने प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट अपने दिखाया, मैंने कहा देखो ना ऐसे ऐसे आया है। उसने कहा अच्छा, उसने कहा ऐसे ऐसे टैक्स नहीं लेते हम पहले अपने हिसाब से चेक करेंगे, हमारे हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना है, हमारे हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हारा प्रॉफिट लॉस मैं अपनी नजर से बनाकर दिखाता हूं। इनकम टैक्स ने बनाई मेरी बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम टैक्स ने बनाया मेरा पीएल। इनकम टैक्स ने कहा भाई तुम्हारी बैलेंस शीट में जो पीपी है ना वो दिखनी पता है कितनी चाहिए, 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 10,000। मैंने हाथ पकड़ लिया इनकम टैक्स ऑफिसर का, मैंने कहा ऐसा कैसे। उसने कहा देखो आप बुक्स में 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन ले रहे हो, हमें क्या मतलब है, हम तो इस पर डेप्रिसिएशन सिर्फ आपको 10,000 ही देंगे, मतलब हम तो हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन देंगे अगले 10 साल तक, और हर साल बस आपको 10,000 का खर्चा हम आपको अलाउ करेंगे। हमारी नजर में आपकी पीपी सिर्फ 10,000 की यूज हुई है, हमारी नजर में आपकी पीपी सिर्फ 10,000 की घिसी है इस साल में, आपकी नजर में 30,000 की घिस गई होगी, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी नजर में आपकी पीपी सिर्फ 10,000 रुपए की घिसी है इस साल में, तो आपका 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ होगा, और हमारी नजर में तो आपकी पीपी की वैल्यू 90,000 है, मतलब टैक्स बेस 90,000 है। बात समझ में आती है। इनकम टैक्स की नजर में मेरी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो मेरा टैक्स बेस होता है, तो इनकम टैक्स की नजर में मेरी पीपी की वैल्यू कितनी है 90,000, विच इज माई टैक्स बेस। फिर हमने कहा सेल, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है 50,000 रुपए की सेल में मुझे कोई डाउट नहीं है, हालांकि इसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ये इंडेक्स 12 में हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं अभी मैं चीजें आपको। ये क्या हो गया, ठीक है, हमने कहा 50,000, ओहो पीएल, हमने कहा 50,000 रुपए की हमारी सेल है, और आपका हाँ ये इनकम टैक्स बना रहा है, इनकम टैक्स लगा देखो 50,000 रुपए की आपकी सेल है, डेप्रिसिएशन मेरी नजर में तो 10,000 है, तो जब मेरी नजर में डेप्रिसिएशन 10,000 है तो मेरी नजर में प्रॉफिट 40,000 होगा। भाई अगर इनकम टैक्स कह रहा है भाई साहब आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा सिर्फ 10,000 है, तो इनकम टैक्स की नजर में मेरा प्रॉफिट 40,000, और इनकम टैक्स कहेगा इसमें से टैक्स दो मुझे @ 30%, 40,000 का 30% 12,000, इतना टैक्स दो। अब फिर वही लड़ाई हो गई, अब की बार तो जोरदार लड़ाई होगी, क्योंकि इनकम टैक्स इस बार ज्यादा टैक्स मांग रहा है मुझसे, और मैं कह रहा हूं नहीं भाई मेरा तो प्रॉफिट जो है कितना है, मेरा तो प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है, मेरा तो प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है, और 20,000 के हिसाब से आप मुझसे सिर्फ 6,000 रुपए टैक्स ले लो। 6,000 रुपए का देखो मैंने करंट टैक्स लायबिलिटी आपके नाम की लायबिलिटी भी बना रख रखी है, मैंने तो चेक भी बना के रख लिया, आपका टैक्स का साइन भी कर दिया, बस मैं तो चेक देने आया था, आपने यहां आके रायता फैला दिया सारा, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा भैया रायता नहीं, मेरी नजर में आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा सिर्फ 10,000 है, इनकम टैक्स कहता है डेप्रिसिएशन 10% मिलता है पीपी पे, आप 30% पता नहीं कौन से कानून कौन से देश के कानून के हिसाब से कर रहे हो। हम देखा नहीं भाई कोई सा देश का कानून नहीं, हमारी देश का इंडेस है। वो कहता ये क्या होता है मुझे नहीं पता, आप अपनी बुक जैसे मर्जी बनाते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर इनकम टैक्स ने मुझसे कहा, मैंने इनकम टैक्स से कहा कि भाई इसका मतलब तुम तो मुझसे ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तुम तो मुझसे ज्यादा टैक्स ले रहे हो और मेरा टैक्स तो कम बन रहा है। उसने कहा देखो मैं तुमसे ज्यादा टैक्स नहीं ले रहा, आज मैं तुमसे ज्यादा टैक्स ले रहा हूं, आज मैं तुमसे ज्यादा टैक्स ले रहा हूं। फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम कह रहे होगे कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन रही है और मैं कहूंगा नहीं कम दो। आगे चल के फ्यूचर में अपोजिट सिचुएशन भी आएगी। आज तो क्या हो रहा है, आज तो मैं तुमसे 12,000 मांग रहा हूं और तुम कह रहे हो नहीं 6,000 ही दूंगा सिर्फ। ये कौन कह रहा है, इनकम टैक्स मुझे समझा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स ये कह रहा है कि आगे चल के ऐसा भी होगा कि
मैं तुमसे कहूंगा नहीं भाई कम टैक्स दो, और तुम कह रहे होगे ज्यादा टैक्स दूंगा, तो ये सिचुएशन आगे चल के पलटेगी भी। ठीक है, आगे चल के सिचुएशंस चेंज भी हो जाएंगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, बिल्कुल। इनकम टैक्स ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। मैंने कहा इसका मतलब मेरी जेब से कोई भी पैसा एक्स्ट्रा या कम नहीं जा रहा। इनकम टैक्स ने कहा बिल्कुल कोई पैसा एक्स्ट्रा या कम नहीं जा रहा है। ये आप इनकम टैक्स आज एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, कल को आपका टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। मतलब आप कह रहे होगे ज्यादा और मैं कह रहा हूं कम। इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ एडवांस में टैक्स दे रहा हूं। ठीक है, मतलब एक तरह से मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूं। अच्छा, इनकम टैक्स देना कितना पड़ेगा? लड़ाई करने के बाद में फाइनली मुझे हार माननी पड़ेगी। इनकम टैक्स तो मुझे 12,000 ही देना पड़ेगा। इनकम टैक्स तो मुझे 12,000 ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से होता रहता है, कितना ही लड़ता रहूं मैं, 12,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? लेकिन इस 12,000 में से मैं 6,000 रुपए फ्यूचर में आने वाले टैक्स को आज ही दे रहा हूं। तो इसका मतलब मैं एक तरह से एडवांस में टैक्स दे रहा हूं। एडवांस में टैक्स दे रहा हूं, इसका मतलब मेरी ये एसेट है। कुछ तो मेरा खर्चा है इनकम टैक्स का और कुछ मेरी एसेट बनती जा रही है, क्योंकि मैंने एडवांस में टैक्स दे दिया ना। एडवांस में एक तरह से मैंने टैक्स दे दिया, तो वो मेरा कहीं ना कहीं एक तरह से एसेट बन जाएगी। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तुम्हारे हिसाब से टैक्स कितना बनता है? तुम्हारे हिसाब से टैक्स का खर्चा कितना? मैंने कहा देखो मेरे हिसाब से तो भाई 6,000 का टैक्स का खर्चा है। कहता है 6,000 का टैक्स का खर्चा है, इसका मतलब पीएल में तुम टैक्स का खर्चा 6,000 डालना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई 6,000 डालना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, तुम पीएल डेबिट करो, पीएल को डेबिट करो 6,000 से। मैंने कहा देखो पीएल को मैंने डेबिट कर दिया 6,000 से, मैं हैंड टू हैंड उसके सामने कर रहा हूं। मैंने कहा देख भाई पीएनएल अकाउंट डेबिट 6,000 कर दिया, मेरा खर्चा जो है वो टैक्स के नाम पे 6,000 रुपए चला गया। उसने कहा देखो 6,000 रुपए का टैक्स का खर्चा हो गया, तुम्हारा मैचिंग कॉन्सेप्ट मैच हो गया कि 20,000 की जो प्रॉफिट है उस पर 6,000 टैक्स बनना चाहिए था। मैंने कहा हाँ मैच हो गया। उसने कहा देखो मुझे कितने देने हैं? 12,000। मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हें टैक्स लायबिलिटी देनी कितनी है एक्चुअल में इस बार मुझे? मैंने कहा भाई वो तो वही देनी है जो तुम कह रहे हो, 12,000। हार मान ली मैंने। उसने कहा देखो लायबिलिटी बनाओ, करंट टैक्स लायबिलिटी 12,000 रुपए की। मैंने कहा ठीक है, करंट टैक्स लायबिलिटी 12,000 की बना दी। उसने कहा कि ठीक है 12,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन गई, ये तुम मुझे दे दोगे? ठीक है। मैंने कहा भाई ये जनरल एंट्री मैच कहां हुई? इसमें तो डिफरेंस आ गया 6,000 का। जनरल एंट्री में डिफरेंस कैसे आ सकता है? वो कहता है देखो आपका तुम्हारा खर्चा तुम्हारे हिसाब से बना 6,000, लेकिन देना पड़ेगा 12,000 इस बार। और ये एक्चुअल में मैं तुमसे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, बिल्कुल 6,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं। ये 6,000 रुपए का बेनिफिट तुम्हें आगे चल के मिलेगा। जब क्या हो रहा होगा? जब तुम्हारे हिसाब से, इनकम टैक्स ऑफिसर मुझसे कह रहा है, जब तुम्हारे हिसाब से टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बन रही होगी, मेरे हिसाब से कम बन रहा होगा, तो मैं कहूंगा देखो ये तुम्हारे हिसाब से ज्यादा बन रही है ना, तो इसके बदले का तुमने पहले ही मुझे टैक्स एडवांस में दे दिया था, तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक तरह से एसेट बनती जा रही है। ये डेफर्ड टैक्स एसेट बन गई है आपकी 6,000 रुपए से। बात समझ में आ गई? इसका बेनिफिट तुम्हें आगे फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा। कैसे मिलता है वो इंड एज 12 में देखेंगे ना। ठीक है, तो आपका 6,000 रुपए का डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया कि ये 6,000 रुपए आप मुझे एक्स्ट्रा भी दे रहे हो, इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में सिचुएशन कैसी आएगी कि आप एक कंपनी कह रही होगी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा दो, ज्यादा लो इनकम टैक्स वालों, और इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा होगा नहीं कम चाहिए। वो कहेगा क्यों कम चाहिए? हम पूछेंगे क्यों कम चाहिए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा भाई साहब क्योंकि आपने पहले ज्यादा दे रखी थी ना, तो इस वजह से हम अब कम ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? अभी ये वाली बातें बहुत ज्यादा मुझे लगता है डिटेल में नहीं मैं समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी इंड एज 12 इसके लिए पढ़ना है। अगर मैं और डिटेल में गया तो यही इंड एज 12 पूरा कर दूंगा मैं अदरवाइज। ठीक है, तो मुझे उतना ही कॉन्सेप्ट रखना है जितना आपको जरूरी है इंड एज 103 के लिए। वैसे बेसिक मैंने सारा समझा दिया आपको। चलिए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा भाई ये एंट्री आप पास कर दो, डेफर्ड टैक्स एसेट 6,000 की दिखा दो कि तुमने एक तरह से एक्सेस टैक्स पे कर दिया, तो वो तुम्हारी एसेट बन गई। कायदे से बनती नहीं थी तुम्हारे हिसाब से, लेकिन तुमने दे दिया जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करो 6,000 रुपए से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करो आप 6,000 रुपए से कि 6,000 रुपए का टैक्स का खर्चा मेरा है, और लेकिन लाइबिलिटी तुम्हारी 12,000 है। लाइबिलिटी तुम्हारी 12,000 है, मतलब तुम्हें देने एक्चुअल में 12,000 है, तो करंट टैक्स लाइबिलिटी तुम कितनी दिखाओगे? 12,000 रुपए दिखाओगे। बात समझ में आती है? चलिए सर, अब इसका सर टोटका वैसे मैंने ऊपर बता दिया, चलो दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, तो टोटका सर क्या बना? टोटका बना सर कि कैरिंग अमाउंट मेरा कितना है? कैरिंग अमाउंट है मेरा 70,000। ठीक है, टैक्स बेस मेरा कितना है? टैक्स बेस है मेरा 90,000। ठीक है, टेम्परेरी डिफरेंस कितना आ गया सर? 20,000। ठीक है,
अब क्योंकि टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो क्या बनता है, डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट एट द रेट 30%, 6,000 रुपए। बात समझ में आती है? और ये मैंने आपको लॉजिकली इस एंट्री के थ्रू बताया भी, और पूरी कहानी सुना के आपको बताया कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बना, ठीक है। और टोट का भी मैंने आपको बता दिया, जो टोट का मैंने पीछे लिख रखा है नोट्स में अपने, ठीक है। तो ये आपका टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बनती है। चलिए सर, इसका कंक्लूजन भी सर आपने दे दिया हमें। अब आप एक बात और बता दो तो अगले कॉन्सेप्ट पे हम आ सकते हैं। सर एक बात और क्या बतानी है आपको? सर एक बात और ये बतानी है, ये सारी चीजें आपने बता दी। अब इसका इंड एस 103 के साथ में क्या कनेक्शन है? इन सारी बातों का इंड एस 103 के साथ में क्या लेना देना है वो तो बताओ सर, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं इंड एस 103, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कनेक्शन विद 103, इंड एस 103, 1013 लिख दिया मैंने धोखे से, 103, ठीक है। इसके साथ में क्या कनेक्शन है सर, वो आप और बता दो तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे यह कहा था कि हम असेट एंड लायबिलिटी, असेट एंड लायबिलिटी, असेट एंड लायबिलिटी अगर हम टेक ओवर करते हैं, असेट एंड लायबिलिटी हम टेक ओवर करते हैं तो वो करते हैं फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसका कैरिंग अमाउंट एक्वायरी की बुक्स पे कितना है। यही मैंने बोला था। इनकम टैक्स फेयर वैल्यू को नहीं मानता भाई। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? मैं ये कहता हूं कि भाई मेरी पीपी की कैरिंग अमाउंट अगर एक्वायरी की बुक्स में 100 रुपए है और मैं कहता हूं नहीं इसकी फेयर वैल्यू तो 120 रुपए है, कि आज की डेट में अगर इसको बेचें तो 120 रुपए मिल जाएंगे, तो उसकी मैं जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी मैंने? भाई 20 रुपए का मैंने एक तरह से गेन बुक किया होगा, 20 रुपए का एक तरह से ओसीआई में गेन बुक किया होगा, रिवैल्यूएशन किया कहीं ना कहीं, ठीक है, और मैंने अपना प्रॉफिट दिखा लिया। तो ये प्रॉफिट तो हवा हवा में प्रॉफिट है ना, अभी हुआ थोड़ी है। इनकम टैक्स बिल्कुल सिंपल चलता है। इनकम टैक्स कहता है भाई प्रॉफिट जब रियलाइज हो जाएगा ना तब मैं मानूंगा। ये रिवैल्यूएशन विवैल्यूएशन सभी हवा हवाई बातें हैं, हम इनमें बिलीव नहीं करते। हम ये कहते हैं कि भाई तुमसे टैक्स हम तभी लेंगे जब ये एक्चुअल में तुम सेल करोगे। भाई कैपिटल गेन टैक्स कब आता है? जब असेट ट्रांसफर हो जाती है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वो ये कहता है ये तो अभी तुमने सिर्फ इसकी वैल्यूएशन लगवाई और तुम्हारी बुक्स में 100 रुपए का था पीपी, और तुमने कहा नहीं नहीं इसकी फेयर वैल्यू तो 120 रुपए है, और 20 रुपए का क्या कर लिया तुमने? एसेट बढ़ा लिया और ओसीआई में प्रॉफिट दिखा लिया, एक तरह से ओसीआई में गेन दिखा लिया। तो क्या ये गेन तुम्हें एक्चुअल में हो गया क्या आज की डेट में? भाई आज की डेट में मैं ये सारी पीपी वगैरह लेके बैठा हूं, मैं आज इन सारी चीजों को फेयर वैल्यू पर दिखा दूं और प्रॉफिट दिखा दूं कि हाँ यार ये तो मेरा वैल्यू बढ़ गई, तो क्या मुझे प्रॉफिट एक्चुअल में हाथ में आ गया पैसा क्या? या मैंने इन सब चीजों को बेच दिया क्या? नहीं भाई, वैल्यूएशन लगवाई थी, देखा ईयर एंड पे वैल्यूएशन लगवा के कि कितनी हमारी जो है कितने पानी में हमारी एसेट, तो हमने देखा कि अच्छा 120 रुपए की हो गई, तो 20 रुपए का फेयर वैल्यू गेन हमने ओसीआई में बुक कर लिया। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। एग्रीड करते हो इस बात को? सारे स्टूडेंट्स एग्रीड करते हैं कि हाँ सर एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, मैंने यहाँ कोई एसेट बेची, अपनी एसेट मेरे पास थी, मेरे पास ही है फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन करने के बाद भी। इनकम टैक्स कहता है जब बिकेगी ना तब मैं देख लूंगा कितना प्रॉफिट है। दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा जब एक्चुअल में तुम बेचोगे, तब मैं देखूंगा कि एक्चुअल में आप कितने की बिकी, ठीक है, फिर तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा उस पर मैं टैक्स लूंगा। इनकम टैक्स ऐसा कहता है। इनकम टैक्स फेयर वैल्यू वगैरह को नहीं मानता। लेकिन जब मैंने सामने वाली एक्वायरी की बुक्स में अगर कोई असेट पीपी, सिर्फ असेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लायबिलिटी भी आएगी इसमें, लायबिलिटी भी आएगी, ठीक है। तो पीपी अगर मान लो 100 रुपए का था कैरिंग अमाउंट उसकी बुक्स में और उसकी फेयर वैल्यू 120 रुपए है, तो मैंने टेक ओवर कंसोलिडेशन में कितने रुपए पर किया होगा? सीएफएस में टेक ओवर जो करा होगा तो वहां पर पीपी कितने की दिखा रहा हूं? 120 रुपए की। जबकि इनकम टैक्स की नजर में उसका कैरिंग अमाउंट मान लो 100 रुपए है। लेट सपोज के एक्वायरी की बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है एग्जैक्टली सेम इनकम टैक्स की नजर में भी टैक्स बेस है, ठीक है। ये हमारी 103 में एक एजम्पशन रहती है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कि एक्वायरी की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट का, और एक्वायरी की बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट दे रखा है उनका टैक्स बेस कितना है, अगर स्पेसिफिकली एक्वायरी की असेट एंड लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस दोनों दे रखे हैं,
तब तो एक्वायरी की बुक्स में जो असेट एंड लायबिलिटी है उनका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग अलग मानना है। अगर एक्वायरी की बुक्स में जो असेट एंड लायबिलिटीज हैं उनका कैरिंग अमाउंट तो डेफिनेटली दिया होगा, क्योंकि बैलेंस शीट दे रखी होगी तो वही कैरिंग अमाउंट है भाई, बैलेंस शीट में जो दिख रहा है। लेकिन टैक्स बेस अलग से नहीं दे रखा है, तो हम ये कहेंगे एक्वायरी की बुक्स में जो असेट एंड लायबिलिटीज दिख रही हैं उनका जो कैरिंग अमाउंट है और इनकम टैक्स की नजर में उन एसेट की वैल्यू मतलब टैक्स बेस इक्वल है। जनरली आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई अगर पीपी या कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी है, डेटर, क्रेडिटर, कोई भी एसेट लायबिलिटी, उसका कैरिंग अमाउंट एक्वायरी की बुक्स में, एक्वायरी की बैलेंस शीट में 100 रुपए दे रखा है और क्वेश्चन में कहीं पर भी इस 100 रुपए का टैक्स बेस अलग से नहीं दे रखा, तो हम क्या कहेंगे, ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर है। ठीक है, ये एजम्पशन हम लेंगे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई जब हमने कंसोलिडेशन किया तो कंसोलिडेशन करने पर 120 रुपए पर पीपी को एक्वायरर ने 120 रुपए पर एक्वायरर ने पीपी को अपनी बुक्स में दिखाया। कंसोलिडेशन में मैंने पीपी को 120 रुपए का दिखाया, तो 120 रुपए क्या है सर? ये सर ये 120 रुपए कैरिंग अमाउंट नहीं है क्या? कि असेसी मतलब एक तरह से कंपनी किसी भी असेट को अपनी बुक्स में जिस भी वैल्यू पर दिखाती है वो उसका कैरिंग अमाउंट होता है। तो ये जो फेयर वैल्यू है ये कंसोलिडेशन सीएफएस के हिसाब से ये कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। ये जो फेयर वैल्यू है ये कंसोलिडेशन के हिसाब से कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्विजिशन डेट पर एक्वायरर 120 रुपए की फेयर वैल्यू पर 120 रुपए की वैल्यू पर अपनी बुक्स में पीपी को दिखा रखा होगा। ठीक है, और जो आपका कंपनी एक्वायरर अपनी बुक्स में वैल्यू दिखाता है एसेट लायबिलिटी की, वो कैरिंग अमाउंट होता है। अब सर इसका टैक्स बेस क्या होगा? तो हमने कहा जो एक्वायरी की बुक्स में उसका कैरिंग अमाउंट दे रखा है वो उसका टैक्स बेस बन जाएगा। इस पीपी का कैरिंग अमाउंट बन जाएगा 120, दैट इज फेयर वैल्यू, क्योंकि 120 रुपए पर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी दिखा रहा हूंगा, तो बुक्स में जितने की दिखा रहे हैं वो आपका कैरिंग अमाउंट होता है, तो इसका मतलब 120 रुपए तो कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, एंड इसका टैक्स बेस क्या होगा? जो एक्वायरी की बुक्स में मतलब सब्सिडरी की बुक में जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा था विच इज इक्वल टू टैक्स बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट या पर्टिकुलर लायबिलिटी। अब इसके बेसिस पर आप ये देख लो कि आपने टैक्स बेस कितना है 100 रुपए और कैरिंग अमाउंट कितना 120 रुपए। अब इन दोनों का डिफरेंस जो 20 रुपए है इस पर डीटीए या डीटीएल जो भी बन रहा हो वो बना देना ऊपर के हिसाब से कि डीटीए ज्यादा होता है तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो क्या बनता है, और अगर टैक्स बेस ज्यादा होता है तो क्या बनता है। ये भी आप कंसोलिडेशन की एंट्री में एक ले लोगे, ये भी आप क्या करोगे कंसोलिडेशन की एंट्री में इस पर बनने वाला डेफर्ड टैक्स असेट एंड लायबिलिटी भी आप ले लोगे, टेक ओवर कर लोगे, असेट एंड लायबिलिटी के नाम पर दिखा लोगे। बात समझ में आती है? तो अगर मान लो मैं इसी की बात करूं तो हमारा क्या है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है, तो क्या बनेगा, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है, ऊपर बनाया था हमने भाई कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस कम। ठीक है, तो हमने क्या कहा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी अलग से आप एक्विजिशन की जो एंट्री जहां पर ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज आप टेक ओवर करते हो उस एंट्री के साथ में इसको लोगे। बात समझ में आती है? इस डेफर्ड टैक्स एसेट को भी लोगे, मतलब आप क्या करोगे, आप कहोगे मान लो पीपी 120, ठीक है, पीपी को 120 रुपए के फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करोगे, ये तो क्या बन जाएगा कैरिंग अमाउंट। और टू मान लो कुछ और लायबिलिटीज भी थी, मान लो लायबिलिटी कुछ नहीं थी, बस एक पीपी थी पूरी बैलेंस शीट में। ठीक है, टू कैश मैंने पे किया मान लो 100 रुपए। ठीक है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू डीटीएल कितनी 20 रुपए पर 6 रुपए, 30% ही मान लो ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मतलब ये वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी बुक्स में नहीं दिख रही होगी, लेकिन आप ये कहोगे भाई इस 120 रुपए की जो असेट हमने ली इसका कैरिंग अमाउंट 100 रुपए था, तो कहीं ना कहीं हमारा कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और टैक्स बेस उसका कम है, तो इस 120 रुपए पर पीपी पर 120 रुपए पर एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी तो बनती है ना इंड एस 12 के हिसाब से।
तो वो भी आप लोगे। बात समझ में आती है? तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप 6 रुपए की भी अलग से टेक ओवर करोगे। वाइसा वर्सा कर दोगे तो 6 रुपए की आपका क्या बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगी। दैट्स इट। मान लो अगर मैं इसको 120 कर दूं और इसको 100 कर दूं तो क्या बन जाएगा? आपका डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा। वो भी आप इसी एंट्री में ले लोगे, डेफर्ड टैक्स असेट 6 रुपए। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हमें डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, बेसिक्स इंड एज 12 का, और एग्जाम्पल्स हमने यहां पर लेकर एग्जाम्पल्स भी समझ लिए। अब हम एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं, और एक आध और मुझे लगता है एग्जाम्पल आपको लेना चाहिए, वो एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट बताया कि डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी बनेगी किस तरीके से बनेगी, कब डीटीए बनती है, कब डीटीएल बनती है, उसका लॉजिक और उसका टोटका, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। टोटके की जरूरत अभी इसलिए है क्योंकि इंड एज 12 भी मुझे पूरा पढ़ाना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको एक टोटका भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, हमने कहा साहब डेफर्ड टैक्स का क्या होगा? डेफर्ड टैक्स इंड एज 12 के हिसाब से होगा। एक्वायरर रिकॉग्नाइज करेगा डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी एज पर इंड एज 12। डीटीए और डीटीएल फॉर्म पार्ट ऑफ नेट असेट, जो आप नेट असेट एक्वायर करते हो उसका पार्ट बनेगी। ठीक है, भले ही सामने वाली एक्वायरी की बैलेंस शीट में नहीं भी दी हुई, लेकिन आप देखोगे कि जो आप एसेट एक्वायर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू क्या है और उसका टैक्स बेस क्या है, उसमें अगर डिफरेंस है तो उसके डिफरेंस के हिसाब से आप क्या करोगे? टैक्स बेस के डिफरेंस के हिसाब से आप क्या करोगे? डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी एज द केस में भी आप निकालोगे, अलग से कैलकुलेट करोगे, और फिर उसको आप अपना नेट असेट के पार्ट बनाकर एक्विजिशन की एंट्री में दिखाओगे। और कोई भी डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी नहीं बनेगी गुडविल पर। इस पॉइंट को भी अभी हम समझेंगे। फिर मैंने आपको बताया केस 1 ये हो सकता है कि भाई साहब नेट असेट, ठीक है, इसको फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट को हमने कहा एज्यूम कर लेंगे कैरिंग अमाउंट, यही मैंने आपको बताया, जो कि ज्यादा है कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट से, इसको हम टैक्स बेस एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट जो एक्वायरी की बुक्स में दे रखा है उसको हम कह देंगे ये टैक्स बेस है, वो ज्यादा है तो डीटीएल, और इसका वाइसा वर्सा सिचुएशन है तो डीटीए बन जाएगा। बात समझ में आती है?